कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति। इसका 34वां अध्याय है लोकतंत्र के परिणाम। तो इस चैप्टर के अंतर्गत लोकतंत्र के जो हानि लाभ हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको हल करना प्रारंभ करते हैं। आइए इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो इस पर आधारित जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन। वर्तमान में विश्व में कितने प्रकार के सरकारों की माने किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? तो लोकतंत्रात्मक सरकार ही सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार किए जाते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी प्रक्रिया। बहुमत के शासन का अर्थ क्या है? जब हर फैसले या चुनाव में या अलग अलग समूह बहुमत का निर्णय कर सकते हों तो उसे बहुमत का शासन कहते हैं। किन्हीं दो देशों के नाम बताओ जहां पर लोकतंत्र मजबूत यानी दृढ़ और सफल है। तो लोकतंत्र जहां सफल है वो दो मुख्य रूप से है, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? वो जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलतियों के सुधारने की गुंजाइश रहती है। तानाशाही लोकतंत्र से ज़्यादा दोषपूर्ण क्यों है? तानाशाही लोकतंत्र से ज़्यादा दोषपूर्ण क्यों है? तानाशाही में व्यक्ति की गरिमा को उपेक्षित किया जाता है जबकि लोकतंत्र में नहीं। किस देश की आर्थिक समानता सबसे कम है? वो है हंगरी। याद रखिए, आर्थिक असमानता यानी लगभग सभी लोग संपन्न हैं। लोकतंत्र में निर्णय निर्माण में समय अधिक क्यों लगता है? हाँ, लोकतंत्र में निर्णय निर्माण पर्याप्त विचार विमर्श के बाद लिए जाने के कारण समय लगता है। अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय क्यों ले लेती हैं? क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, जो चाहते हैं वो निर्णय ले लेते हैं। लोकतंत्र को सरकार का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है? कोई दो कारण बताइए। तो लोकतंत्र को सरकार का अधिक अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। लोग लोकतांत्रिक सरकारों को इज्जत क्यों देते हैं? लोग केवल इस कारण लोकतांत्रिक सरकारों को इज्जत देते हैं क्योंकि यह वैध सरकार होती है, जनता की अपनी चुनी हुई सरकार होती है। लोकतंत्र का कोई एक गुण बताइए। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार तथा वैध शासन की व्यवस्था करता है। क्या लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है।
लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक राजनीति वह होती है जिसमें नियतकालीन चुनाव हो तथा नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी हो। सभी लोकतंत्रों में हमेशा अवसरों की असमानता रहने का कोई एक उदाहरण दें। तो सभी लोकतंत्रों में गरीब वर्ग के समक्ष हमेशा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। किन दो संस्थागत कार्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल रही है? तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने में, खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल रही इन दो चीज़ों में। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? तो आपके स्रोत हैं नागरिकों का सूचना का अधिकार, विपक्षी राजनीतिक दल, संसद की कार्यवाहियाँ और मीडिया। इनसे आप सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किन कारकों पर देश की आर्थिक उन्नति निर्भर करती है? कोई दो कारण बताइए। तो आर्थिक उन्नति जो है देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन और स्रोतों पर निर्भर है और अन्य देशों के सहयोग पर भी निर्भर करती है। किस कारण से अलग अलग देशों में लोकतंत्र एक दूसरे से अलग होते हैं? हाँ, प्रत्येक देश की अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण अलग अलग देशों में लोकतंत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। गरीबों का बहुमत है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर ऐसा क्यों नहीं है? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया प्रश्न कि जब लोकतंत्र बहुमत का शासन है तो बहुमत जो है, जो गरीब हैं उनका है, उनकी संख्या अधिक है। फिर क्या गरीबों का राज हुआ? ऐसा संभव है? ऐसा हो रहा है? तो इसके उत्तर में आप कहेंगे नहीं। लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ने पड़ते हैं। चुनाव लड़ना गरीब व्यक्तियों के लिए बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। कई बार तो गरीब व्यक्ति धनी उम्मीदवारों के वोट बेचने के लिए भी मजबूर हो जाता है। केवल धनी व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। इसलिए लोकतंत्र को धनी व्यक्तियों का शासन भी कहा जाता है। पारदर्शिता से क्या आशय है? तो शासन की उस व्यवस्था को पारदर्शिता कहते हैं जिसके अंतर्गत नागरिक यह पता लगा सके कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं। यह जानने के लिए उसके पास साधन भी उपलब्ध हों। गरीबी के संबंध में लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज के स्वरूप को स्पष्ट करें। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी का मत लेने के लिए उनकी गरीबी निवारण को चुनाव के समय बात करती हैं, लेकिन ये सरकारें बाद में गरीबों के प्रश्न पर खरी नहीं उतरती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी क्यों होती हैं? लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना गया और बनाया जाता है। यदि उन्होंने जनता के हितों की अनदेखी की तो अगले चुनावों में जनता उन्हें अपदस्थ कर देगी। तानाशाही का क्या अर्थ है? तानाशाही सरकार का वह स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति अथवा दल संवैधानिक अथवा वैध शासन का तख्ता पलटकर सत्ता हथिया लेता है और उसके पश्चात शासन को अपनी इच्छानुसार चलाता है, तो वो तानाशाही सरकार होता है।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए किस प्रकार मददगार साबित होती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से शांति और सद्भाव का जीवन जीने में लोगों की मददगार साबित होती है। नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर ली है। इससे इनके टकराव व विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विभिन्न समूहों के अंतरों और विभेदों का आदर करती हैं तथा उनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित करती हैं। लोकतंत्र तानाशाही और अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा क्यों है। लोकतंत्र तानाशाही और अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है। यह टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो ये जो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अच्छे गुण हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में अधिक समय क्यों लगता है। तो लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में अधिक समय लगता है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना करना होता है। लोकतांत्रिक सरकारों को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल रखना पड़ता है। लोकतंत्र में निर्णय बातचीत और मोल तोल के आधार पर किए जाते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार क्यों नहीं जाता है। चूँकि लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने में एक प्रक्रिया को अपनाती हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने में उसे निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाने से यह संभावना अधिक होती है कि लोग उनके फैसले को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता है। स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। वैध शासन से आशय उस शासन व्यवस्था से है जिससे जनता ने स्वीकार कर लिया हो। चूँकि लोकतंत्र जनप्रतिनिधियों की शासन व्यवस्था है, वह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। अतः उनके पीछे जनता की स्वाभाविक सहमति निहित है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। यानी लोग खुद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास है उनको, उनके द्वारा चुनी गई सरकार है, उससे वो सहमत हैं। इसलिए लोकतंत्र वैध शासन है। आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन कीजिए। तो आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में विकसित देशों में तानाशाहियों का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत बेहतर है। यानी आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में विकसित देशों में तानाशाहियों का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन तानाशाही वाले कम विकसित देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। इस मामले में लोकतांत्रिक देश तानाशाही वाले देशों से पिछड़े नहीं हैं। यानी प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन कीजिए कि यानी लोकतंत्रात्मक शासन जहाँ जहाँ है वहाँ आर्थिक समृद्धि और विकास कैसा है, अन्य शासन व्यवस्था से पीछे तो नहीं है। तो आपको यही लिखना है कि आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में विकसित देशों में तानाशाहियों का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत बेहतर है,
लेकिन तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य है। इस मामले में लोकतांत्रिक देश तानाशाही वाले देशों से पिछड़े नहीं हैं। तो इसका कहने का मतलब अगर कुछ को छोड़ दिया जाए, जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें तो तानाशाहियों द्वारा जो शासन किया गया वो अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन जो कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें जो है लोकतांत्रिक और तानाशाहियों में कोई अंतर नहीं है, वो अंतर नगण्य सा है। इसलिए लोकतांत्रिक देश जो है तानाशाही देशों से कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच असमानता का बढ़ाना साथ साथ होता है? हाँ, होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया। समाज में सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आय दिन पर दिन गिरती गई। कई बार उन्हें अपनी आवश्यक आवश्यकताओं का पूरा करना भी मुश्किल भरा हो जाता है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन का गठन करता है, वो निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है क्योंकि यह नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराता है और सरकार का निर्णय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। दूसरा है जिम्मेवार सरकार। लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार का गठन करता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता को लिए गए निर्णयों के बारे में न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी हैं, उपलब्ध हैं। तो साधन हैं कि जिससे वो सरकार के क्रियाकलाप को जान सके। वो साधन हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं कि जनसूचना का अधिकार है, संसद या विधानसभा की कार्रवाइयाँ हैं, न्यूज है आदि जो है के माध्यम से हम सरकार के बारे में जानकारियाँ रखते हैं। वैध सरकार। लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकारें होने के कारण वैध सरकारें होती हैं। इन्हें जन सामान्य की स्वाभाविक स्वीकृति मिली होती है। लोकतंत्र किस परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालती हैं और उनके बीच सामंजस्य बैठाती हैं। नंबर 1, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के अंतर और विभेदों का आदर करना सीख लेते हैं और उनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका भी विकसित कर लेते हैं। लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है।
इसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य का प्रतिनिधित्व कर पाती है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा अवसर प्राप्त होते हैं और लोगों में जाति, धर्म, वंश तथा भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और आर्थिक विकास के मध्य अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र और आर्थिक विकास के मध्य अंतर संबंध निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, आर्थिक समृद्धि और लोकतंत्र। देखिए, आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतंत्र की तुलना में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। विकास में, समृद्धि और विकास में उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता सामने आई है, लेकिन आर्थिक विकास यानी समृद्धि कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग तथा देश द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं आदि पर निर्भर करता है। दूसरे कम विकसित देशों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही देश से कहीं पिछड़े हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक असमानता का बढ़ना। लोकतांत्रिक देशों में जब आर्थिक समृद्धि होती है तो उनके साथ ही साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती जाती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताएं कम करने में सफल नहीं हो पाई हैं। तो ये जो आपने 2-3 चीज़ें देखी है, पहली तो आर्थिक समृद्धि और लोकतंत्र। तो आर्थिक समृद्धि लोकतंत्र के बिंदु पर यह देखा गया है कि जो तानाशाही शासन है वो कहीं जो है लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है आर्थिक विकास में। लेकिन कुछ जगह जो है लोकतंत्र भी बढ़िया विकास किया है अच्छे देशों में। और जो लोकतंत्र में देखने को मिलता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक असमानता का बढ़ना। तो लोकतांत्रिक देशों में देखा गया है कि विकास के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में यह देखा गया है कि ज्यों-ज्यों विकास होता गया असमानताएं भी बढ़ती गईं और इस कमी को लोकतंत्र ने अभी भी दूर नहीं कर पाया है। जो कमी है कि असमानताएं बनी हुई हैं, इस असमानता को दूर नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार माना जा सकता है। 4 तत्वों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो वो 4 तत्व हैं। नंबर 1, लोकतंत्र में अगर सरकार से किसी प्रकार की शिकायत की जाए तो इससे सरकार उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करती है। इससे सरकार उत्तरदायी बनती है। दूसरा, शिकायत करने से सरकार नागरिकों के कल्याण के प्रयास शुरू कर देती है, जिससे लोकतंत्र सफल होता है। तो शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। ये देखिए, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए, शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता का गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वो सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज की आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में लगे हैं। कहने का मतलब, कभी भी जो है जनता को सरकार का भक्त नहीं बनना चाहिए। हमेशा उससे सवाल पूछना चाहिए और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और होता भी है, जहाँ अच्छा लोकतंत्र चल रहा है वहाँ ये सब देखने को मिलता है, और जहाँ घटिया लोकतंत्र है वहाँ गुटबाजी
और सत्ता के प्रति वफादारी दिखाने लगते हैं, जिससे लोकतंत्र बढ़िया तरीके से लागू नहीं हो पाता और देश का विकास, समाज का विकास नहीं हो पाता। और चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता है, साथ ही साथ यह लोगों से, प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। यानी जो सरकार के कामकाज हैं, लोगों को उस पर संतोष असंतोष व्यक्त करना चाहिए। यह क्या है, और होता भी जहाँ अच्छा लोकतंत्र वहाँ जनता जो है असंतोष जताते हैं और इससे लोकतंत्र को सफल बनाया जाता है। और साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक बनने की भी ये एक सीढ़ी है, अच्छे नागरिक बनने की एक पहचान है या उसका प्रमाण है। और ये आखिरी प्रश्न है, लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं? 4 कारण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। लोकतंत्र में हमेशा व्यक्ति की गरिमा को उच्च रखा जाता है तथा उसे सम्मान दिया जाता है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र के सिद्धांत के रूप में व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार किया जाता है और जब एक बार किसी भी बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यवहार में उसे पाना अधिक आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, भारत की स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों तथा निम्न जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया ताकि राजनीतिक निर्णयों में इन वर्गों की भी सहभागिता हो। अलोकतांत्रिक सरकारों में व्यक्ति की गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न ही नैतिक रूप से। और व्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, व्यावसायिक, धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि नागरिक अच्छे जीवन जी सकें। गैर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती, यदि दी जाती है तो केवल सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहार में वे नहीं मिलते हैं, यानी व्यवहार में देखने को नहीं मिलते हैं, लिखा पढ़ी में मिल जाते हैं। नंबर 3 है उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र में सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता सरकार आगामी चुनाव में बदल भी सकती है। नंबर 4 है क्रांति की संभावना का अभाव। लोकतंत्र के मत के द्वारा सरकार को बिना क्रांति के सरकार को बदला जा सकता है, इसलिए लोकतंत्र में सरकार को बदलने के लिए हिंसक क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रांति तभी होती है जब लोगों की बातों को न माना जाए और मनमाने ढंग से निर्णय लिया जाए और उसे हटाने का कोई और तरीका न हो तो फिर हिंसक आंदोलन होते हैं। जैसे अंग्रेज़ों का शासन था, उनके निर्णय से जनता नाखुश थी लेकिन उनको हटाना उनके बस में नहीं था, तो वहाँ जो है क्रांति और हिंसा हुई। परंतु जब लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार है कि सत्ता बदल सकता है तो फिर उसे हिंसक क्रांति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने जो है लोकतंत्र का परिणाम नामक चैप्टर का अध्ययन किया। तो लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं उसका सब आपने जो अच्छाई है वो भी देख लिया और जो उसमें कमियां हैं उसको भी आपने देख लिया। कुल मिला जुला कर के अगर देखा जाए तो लोकतंत्र राजतंत्र से अच्छा साबित हुआ है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक
इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें, ध्यान से इसे देख लें और नोट्स बना लें।